दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। हम बात करें ब्लैक मनी के विषय में। ब्लैक मनी क्या होता है, किन किन कारणों से उत्पन्न होता है और ब्लैक मनी की वजह से समाज में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, ये हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कि ब्लैक मनी की वजह से हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। पास्ट में कौन कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, और मोदी सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं जिससे ब्लैक मनी या कालाधन नियंत्रण में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कालाधन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है आर्थिक प्रभाव। कालाधन या ब्लैक मनी की वजह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। कालाधन के कारण सरकार को रेवेन्यू कम प्राप्त होता है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट गतिविधियां हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है, वो बाधित होती है। यही नहीं, रेवेन्यू की क्षति के कारण जो सरकार की कल्याण, सामाजिक या सुरक्षा पर जो खर्च होती है पैसे, उसमें वो कम ध्यान दे पाती है। दूसरी तरफ कालाधन भारी मात्रा में देश से बाहर चली जाती है, जिससे जाहिर है कि जो विकासात्मक जो काम हो रहे हैं देश में वो बाधित तो होगी ही, जिससे गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। कालाधन बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जिससे लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। कालाधन की वजह से राजनीति प्रक्रिया भी दूषित होती है कहीं ना कहीं। ब्लैक मनी का चुनाव के दौरान व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी भारी मात्रा में चंदा देते हैं राजनीतिक वर्गों को, जिससे आप सोच कर देखें थोड़ा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कर्मठ ईमानदार व्यक्ति है वो सामने नहीं आ पाता है, जिससे योग राजनीतिक नेतृत्व जो है वो उभर कर सामने नहीं आ पाता है। यही नहीं, कालेधन की वजह से उद्योगपति और व्यापारी वर्ग जो है सरकार पर, राजनीतिक वर्ग पर काफी दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नीति प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं बाधित होती है। थोड़ा सोच कर देखें, जो आपको चंदा देगा वो तो अपने हिसाब से आपको चलाएगा, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल तो करेगा ही करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो नीति बनना चाहिए गरीबों के लिए या बेरोजगार के लिए, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है, हम माने या ना माने। तीसरा है घरेलू पूंजी के बहिर्गमन पर प्रभाव। भारत में जो लोग ब्लैक मनी अर्जित करते हैं उसे सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए विदेश भेजते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है कि वो रियल एस्टेट में या गोल्ड में निवेश कर भी देंगे, फिर भी इनकम टैक्स ऑफिसर का जो उस पर कहीं ना कहीं रहता है, जिसकी वजह से वो सुरक्षित करने के लिए उसे विदेश भेज देते हैं। और विदेश भेजने का कारण सिर्फ सुरक्षा करने के लिए नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। वहां पैसा रखना अधिक प्रॉफिटेबल होता है, और विदेश में पैसा दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, निवेश के तौर पर और दूसरा उत्पादक कार्यों में। और कहीं ना कहीं निवेशकों को विनिमय दरों के एक्सचेंज पर भी जो उतार चढ़ाव होता है उसका भी लाभ उन्हें मिलता है। अब बात करते हैं कि पास्ट में कौन से कदम उठाए गए थे जिससे कालाधन कुछ हद तक नियंत्रित हुआ हो। आइए बात करते हैं। 1949 के बाद 1978 में विमुद्रीकरण किया गया। 1978 में जनता सरकार के द्वारा 1000 रुपया, 5000 रुपया और 10,000 रुपया के मूल्यों का विमुद्रीकरण किया गया। 1953 में कारोपन जांच समिति, 1956 में भारतीय कर सुधार समिति, 1958 में प्रत्यक्ष कर प्रशासनिक जांच समिति तथा 1991 में राजा जे चैलिया की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष कर जांच समिति का गठन किया गया। इन समितियों के द्वारा भारतीय कर संरचना में जो दोष है उस पर काफी चर्चा हुआ, डिस्कस हुआ कि कैसे इसे सुधारा जाए। भारत में कालाधन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर एक अस्त्र का हमेशा इस्तेमाल किया गया है। उस अस्त्र का नाम है स्वैच्छिक आय घोषणा योजना। मतलब कि आप अपने स्वेच्छा से आय घोषित कर दें तो सरकार का कुछ नियम है, उस पर आपको सजा नहीं होगी, जेल नहीं होगा, जुर्माना नहीं लगेगा। 1991, 1965, 1995, 1997 में इस योजना का इस्तेमाल किया गया। 1997 में कालाधन बाहर निकालने के लिए
स्वैच्छिक आय घोषणा योजना शुरू किया गया। इसके अंतर्गत आपको सिर्फ 30% टैक्स देना था और आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। 1997 में आय का स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना चलाया गया, जिसे हम VDIS कहते हैं। VDIS से सरकार को 33,000 करोड़ रुपए में से 10,500 करोड़ रुपए का आय प्राप्त हुआ, जो कि कहा गया अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा सरकार को प्राप्त हुआ है। अब अंत में बात करते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं जिससे ब्लैक मनी कंट्रोल। आइए बात करते हैं। पहला है काला धन एसआईटी का गठन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काला धन पर रिटायर्ड न्यायाधीश MB शाह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। दूसरा है विदेशी काला धन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। भारतीयों का जो काला धन विदेशों में जमा है, उसके संदर्भ में काला धन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 को संसद में पारित किया गया। 1 जुलाई 2015 से इस कानून के तहत विदेश से होने वाले आय और संपत्ति के मूल्यांकन के नियमों को लागू किया गया। इसके तहत विदेशी संपत्तियों से होने वाले आय को छुपाने और टैक्स चोरी पर 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 300% तक का जुर्माना लग सकता है। इस नए कानून के तहत दोषी को सेटलमेंट कमीशन के पास जाने की भी आज्ञा नहीं होगी। तीसरा है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 पार्ट 1। ये योजना 1 जून 2016 से 30 सितंबर तक जारी रहा। इसमें काला धन का जो खुलासा करेगा अपने आप से, अपने स्वेच्छा से, उस पर सिर्फ 45% का टैक्स लगेगा, कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, कोई सजा नहीं होगी उसे, जिससे सरकार को 70,000 करोड़ रुपए का काला धन प्राप्त हुआ। चौथा है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 पार्ट 2। 28 नवंबर 2016 को स्वैच्छिक आय घोषणा योजना घोषित किया गया और इसके लिए काला धन कानून विधेयक को संसद में पारित किया गया और इसके माध्यम से अघोषित आय या काले धन पर अत्यधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। संशोधन के तहत 30 दिसंबर 2016 तक स्वेच्छा से जो व्यक्ति आय दे देगा, इनकम टैक्स दे देगा, उसे सिर्फ 50% टैक्स देना होगा। लेकिन 30 दिसंबर 2016 के बाद अगर कोई व्यक्ति का पता चलता है कि वो टैक्स नहीं दिया है, नहीं चुकाया है, ब्लैक में रखे हुए हैं, तो उस पर 85% तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और जो व्यक्ति अपने आय से संबंधित गलत रिपोर्ट देगा, उससे 200% तक का भी जुर्माना डाल सकता है। पांचवा है रियल एस्टेट में ब्लैक मनी पर इनकम टैक्स एक्ट में भी संशोधन। इस एक्ट के सेक्शन 269 में यह प्रावधान किया गया है कि इससे रियल एस्टेट में 20,000 से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकते हैं। ये सख्त मना है, वर्जित है। इससे ज्यादा लेन देन पर 20% का जुर्माना लग सकता है। और 1 लाख से ऊपर का लेन देन कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य है। छठा और आखिरी है बेनामी लेन देन संशोधन। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक और ठोस कदम उठाया, जो है बेनामी लेन देन संशोधन बिल। इसे संसद में पास किया गया। इसके जरिए रियल एस्टेट और सोने की खरीदारी में बेनामी रूप से हो रहे लेन देन पर लगाम लगाई जाएगी। इस बिल के माध्यम से विदेश में काला धन छिपाने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है और 90% के जुर्माने का प्रावधान है। इस नए कानून में यह भी प्रावधान है कि रिटर्न फाइल करने में संपत्ति की जानकारी अगर छिपाया तो 7 साल तक की आपको सजा हो सकती है। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बताएं क्या अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।